Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. Hope you all are doing well and safe at your place. And students, मैंने finally graduation की series start कर दी है, so just go check it out and update your knowledge. Moreover, class +1 और +2 की series के लिए मैंने एक recap video बनाने का सोचा है after the chapter, so that आपका पूरा जो वो चैप्टर है इजिली एक बार रिवाइज हो जाएगा. आगे आने वाले इसी करिकुलम की जो पूरी सीरीज है +1 +2 की, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऑलरेडी सोची हुई हैं. आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको डेफिनेटली पता लगता जाएगा एंड आई होप आपको वो सब मेरे आइडियाज पसंद आएंगे. एंड मोर ओवर, अगर आपकी कोई अपनी सजेशन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी तरफ से जब सपोर्ट मिलता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं, सजेशन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. वो हमें और प्रेरित करता है कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं. सजेशन और एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस कोरोना लॉकडाउन टाइम कि ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कोर्स एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बिकॉज इस टाइम में आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आपकी प्रिपरेशन उसके बाद फर्दर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी. सो कीप अपडेटिंग योर नॉलेज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica. Thank you. Let's move to the lecture. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ मैंने आपको दिए थे. पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर टू स्टोइकियोमेट्री. सो क्वेश्चन था आपका, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट, यानी ये वाटर का वेट है जो लूज कर रहा है. देन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आपको दी हुई है. ऑक्सीजन कितना परसेंट है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सल्फर. आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट. एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन फॉर्म का दोनों का ही आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. तो सेम वैसे ही टेबुलर फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे. पहले वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमने टेबल बना लिया है. सेम वैसे ही एलिमेंट कौन कौन से हैं वो, उनका सिंबल, देन कितनी परसेंटेज है उनकी, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, राइट. उसके बाद उनकी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कंसीडर करेंगे एंड देन अगर वो आपका होल नंबर नहीं है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो देख लेते हैं. एक तो है आपका पोटेशियम, उसके लिए सिंबल आपका K, परसेंटेज आपको दी हुई क्वेश्चन में 15.1 एंड एटॉमिक मास 39. पहले बाकी सबका भी लिख लेते हैं. फिर पोटेशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ Al आ गया, परसेंटेज आपकी आएगी दी हुई है 10.50, ठीक है. एटॉमिक मास 27 और सल्फर सिंबल आ गया आपका एंड 24.96 परसेंटेज दी है, 32 एटॉमिक मास. देन ऑक्सीजन, परसेंटेज आपको दी है 49.92, एटॉमिक मास 16. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. 15.1 डिवाइड बाय 39, ये आपकी वैल्यू आ गई 0.39. ठीक, ऐसे ही सबका करेंगे. 10.5 डिवाइड बाय 27, ये भी आपकी 0.39 आई. 24.96 डिवाइड बाय 32, ये आई आपकी 0.78. देन 49.92 डिवाइड बाय 16, 3.12. अब क्या करेंगे इसके बाद, इसकी मोलर रेशियो. तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, 0.39. यहां तो आप देख ही सकते हैं दोनों जगह 1 आ जाएगा. 0.39 डिवाइड बाय 0.39 इज इक्वल टू 1. सेम इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, एल्यूमिनियम के करस्पॉन्डिंग भी. देन सल्फर के करस्पॉन्डिंग 0.78 डिवाइड बाय 0.39, ये अप्रॉक्स आपको दिख रहा है, ये ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है. देन 3.12 डिवाइड बाय 0.39, ये आपका आ जाएगा 8. तो ये ऑलरेडी आपका होल नंबर रेशियो थी ही, हम इसको 1128 एज सच यहां लिख लेते हैं. अब यहां से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेशियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, सल्फर 2 एटम्स, ऑक्सीजन 8, ठीक है. इससे आपका एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा. आप याद रखिए एनहाइड्रस सॉल्ट का है ये, ठीक है. ये परसेंटेज उसकी दी हुई है. तो आगे कैलकुलेट करते हैं. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आ गया KAlS2O8, ठीक है. अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ये आपका एनहाइड्रस सॉल्ट का है फॉर्मूला. तो अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे. एनहाइड्रस सॉल्ट का जो आपको निकालना होगा, पोटेशियम का 39 प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस 2 इंटू 32 प्लस 16 इंटू 8,
ये आपकी वैल्यू आ गई 258 म्यू। क्लियर। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला हमने ये एनहाइड्रस सॉल्ट का। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास किसका निकालेंगे हम? हाइड्रेटेड सॉल्ट का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी लॉस कितना हुआ था 45.6% ऑफ इट्स वेट, तो इसका मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ही था। तो कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हमें नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम लेट कर लें कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास उसका 100 ग्राम है हाइड्रेटेड सॉल्ट का, लॉस ऑफ वेट हमें कितना दिया हुआ था 45.6% ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, लेट इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज इक्वल टू 100 म्यू। और लॉस कितना हुआ था? लॉस ऑफ वेट एक्चुअली ड्यू टू डिहाइड्रेशन हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके लूज हुए उसी के कारण। तो लॉस ऑफ वेट ड्यू टू डिहाइड्रेशन कितना हो गया 45.6%, यानी कि 100 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा मास आ जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट का। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, अगर आपका ये माइनस करेंगे ना 100 माइनस 45.6, ये आ गया 54.4 म्यू। अब अगर एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 54.4 है तो आपका हाइड्रेटेड का 100 था। ठीक है, और अगर ये जो आपने कैलकुलेट किया है इसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल लोगे फिर कि अगर ये 258 है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना होगा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहां से माइनस करके 54.4 म्यू निकाल लिया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर आपका 54.4 है तो एनहाइड्रस सॉल्ट का, तो हाइड्रेटेड का कितना था 100। अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया, इसी तरह से अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास 258 म्यू है, जो कि हमने ऊपर फॉर्मूला कैलकुलेट किया उससे निकाला है, देन हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना होगा 100 बाय 54.4 इंटू 258, ये आपकी वैल्यू आ गई 474.3। ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में प्रेजेंट हो। उसके लिए क्या करेंगे? टोटल लॉस इन वाटर कितना हुआ था हमारा 474.3 में से 258 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 216.3 म्यू। ये आपका टोटल लॉस इन वाटर आया, क्योंकि दोनों में से आपने माइनस करके कैलकुलेट किया है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस में से। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे फिर? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18, तो हम 216.3 को 18 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 12। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपका हो गया KAlS2O8 ने आपने निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने थे क्रिस्टलाइजेशन वाले, वो है 12। फिर एनहाइड्रस का आपका निकल गया। अब क्या रह गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट का। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज KAlS2O8, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था। साथ में क्या आ जाएंगे 12 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फाइनल आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा रह गया था। क्वेश्चन था अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम वाटर। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स नहीं। A volume of 10 liter at STP of this gas, welding gas, is found to weigh 11.6 ग्राम। आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है उस गैस का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए पहले हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए, राइट? तो हम सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसके लिए निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2। हमें पता है इसका वेट कितना होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम में कितना कार्बन है 12, तो 3.38 में कितना होगा? क्या आ जाएगा 12 बाय 44 इंटू 3.38, ये आपकी वैल्यू आई 0.9218 ग्राम। इसी तरह किसकी निकालेंगे? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए क्या हो जाएगा 2/18, राइट? जैसे यहां पे किया हमने कि अमाउंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो आपका 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने में कितना होगा 12 बाय 44 इंटू 3.38। ऐसे ही 18 आपका टोटल मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो जो आपको गिवन दिया हुआ है इतने में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई 0.690, ये आपका आ जाएगा 0.0767 ग्राम। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो टोटल मास आ जाएगा कंपाउंड का, क्योंकि उसने कहा है कोई और
एलिमेंट नहीं है, जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड यहां से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 0.9218 प्लस 0.0767, ये आ गया 0.9985 ग्राम टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब इसके बाद क्या निकलेगा? परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है कंपाउंड में। परसेंटेज कैसे आएगी? आपको जो ये आपने मास कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय टोटल मास, तो यानी कि 0.9218 डिवाइड बाय 0.9985 इनटू 100, ये आ गया आपका 92.32% कार्बन का। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा आपका इन कंपाउंड। अब क्या वेट ले लेंगे? ये वाला 0.0767 डिवाइड बाय 0.9985 इनटू 100, वैल्यू आ गई 7.68 परसेंटेज आ गई। अब क्या करेंगे? जैसे नॉर्मली हम पहले किया करते थे, बॉक्स बना के एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो टेबल बना लिया हमने एलिमेंट। अब ये एलिमेंट सिंबल मैंने कंबाइन करके लिख दिया, तो क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूरा स्टेप वाइज आपको दिखाना था, बट आई होप आपको क्लियर हो गया है। एलिमेंट इसमें दो ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन, देन उनकी परसेंटेज लिखी, देन एटॉमिक मास। ठीक है, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 92.32 डिवाइड बाय 12, इट विल कम आउट 7.69। एंड सेकेंड केस है आपका 7.68 परसेंटेज है, एटॉमिक मास 1, तो ये आपका सेम ही आ गया। मोलर रेशियो ऑब्वियसली क्लियर हो रही है, 1 आएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी ऑलरेडी होल नंबर है, तो यानी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH इज इक्वल टू CH। अब क्या निकालना है हमें? मोलर मास निकालना था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलर मास के लिए आपको दिया हुआ था कि 10 लीटर जो आपकी गैस है STP पे, उसका वेट दिया था 11.6। वहां से कैलकुलेट करेंगे 10 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? कौन सा लॉ था ये आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम। यहां मैं मेंशन कर दे रही हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, उसका यूज करके किया है। अब हमने निकाल लिया, ये एक तरह से उसका मोलर मास हुआ, राइट? मोलर मास भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहां मैं मेंशन कर देती हूं मैं मोलर मास। अब क्या रह गया? हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए पहले क्या निकलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ CH कितना हो जाएगा? 12 + 1 13, क्योंकि आपका 12 इसका 1 इसका। अब N की वैल्यू आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास था आपका 26 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 2। तो यानी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ CH। 2 × CH करोगे तो क्या बन गया फॉर्मूला? C2H2, यानी कि एसिटाइलिन गैस थी, जो वेल्डिंग गैस थी। क्लियर? ये दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लास्ट लेक्चर में दिए थे। आगे बढ़ते हैं अब स्टोइक्योमेट्री। अब स्टोइक्योमेट्री है क्या? मेनली स्टोइक्योमेट्री का मतलब है कि किसी एलिमेंट को मेजर करना, कि जैसे आप सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो, और इसमें मेन चीज क्या है कि बैलेंस्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी है तो पूरी स्टोइक्योमेट्री आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आप जो भी कैलकुलेशन करोगे गलत आएगा। जब भी कोई आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हो तो वो हमें क्या देता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसके बीच में जितने भी उसमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में किस किस टर्म्स में? नंबर ऑफ मोल्स में, कि कितने मोल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मासेस के रिगार्डिंग, मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और वॉल्यूम। ये हम सारी चीजें मोल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। आपको पता है मोल का मैंने रिलेशन आपको बताया था एवोगाड्रो नंबर के साथ, देन मोल का आपका मास के साथ है, मॉलिक्यूलर मास के साथ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ हो गया, वॉल्यूम के साथ हो गया। तो उसी को सबको कंबाइन किया हुआ है कि कोई भी आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो भी होगी उसमें आप रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फिगर आउट कर सकते हो। और जो वो आगे नंबर लिखा होता है, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये रिएक्शन ली हमने, ये जो आगे नंबर है, दीज आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सो ये हो गए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और पूरी रिएक्शन मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखी है, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से मिलता है उसके रिगार्डिंग कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं और उसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज
इसका मास और इसका मास का रिलेशन हो, यानी कि दो रिएक्टेंट्स के आपस में ही, या फिर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का मास का हो। मास नहीं तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम अगर रिएक्टेंट्स में भी गैस हो कहीं और इसमें भी गैसियस प्रोडक्ट आपका कहीं हो। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स अब आपके आएंगे वो इसी स्टोइक्योमेट्री पे बेस्ड होंगे, ठीक है। सो ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट उसका बेसिक था। उसके बाद जो ये पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और नॉर्मल आपके एग्जाम्स के लिए भी। सो प्लीज डू इट केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। अब इन क्वेश्चंस के लिए नॉर्मल रिएक्शन लिखना आना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों को कंपाउंड्स के फॉर्मूला ही नहीं पता होते, मोहर सॉल्ट बोलो तो नहीं पता क्या है। सो आपको जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं वो लिखने आने चाहिए। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लिखने आनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन में आप आगे प्रोसीड कर सकते हो इस न्यूमेरिकल पार्ट पे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कितने मोल CH4 के जरूरत है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवा रहे हो, हीट करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या आपका रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2। लेकिन जब भी आप रिएक्शन लिखो देन चेक इट आउट ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन आपका था, ठीक है, CO2 बता दिया, लेकिन ये H कहाँ गया। सो इट मीन्स कि वाटर भी आपका आएगा। अब भी ये क्या बैलेंस है, कार्बन ठीक है बैलेंस है, हाइड्रोजन आपके 4 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आपने क्या किया, ट्वाइस कर दिया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 4, लेकिन इस साइड तो 2 ही है। तो अब हमने इसको बैलेंस किया। जब भी क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट राइट द रिएक्शन देन बैलेंस इट, ठीक है, बैलेंस, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, मोल और मास वाला रिलेशन है, किसका किसका, CH4 और CO2। तो सबका लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों का आप कंसीडर करो। इसके मोल्स पूछे हैं तो इसका आपने मोल लिख लिया इस रिलेशन में कि इसका एक मोल कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितने मोल जरूरत पड़ेंगे जिससे कि ये 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन। 22 ग्राम कितने से होगा, सिंपल, 1/44 इंटू 22 कितना आ गया, ये हाफ, यानी कि 0.5 मोल। अब यहाँ पे आपका मोल और मास का रिलेशन आ गया। ऐसे भी हो सकता था कि इसी क्वेश्चन में CO2 गैस है, वॉल्यूम का रिलेशन पूछ लेते, या किसी और के साथ, इसका इसके साथ, किसी के साथ भी रिलेशन पूछा जा सकता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ स्लेग्ड लाइम। अब स्लेग्ड लाइम अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकता। स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। स्लेग्ड लाइम होता है आपका CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। It would be what mass of slag lime would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride and what would be the mass of each product। हमें पता लग गया कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, CaOH ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड, और ये आपका बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड में। अब यहाँ पे हमें नहीं पता क्या बनाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट प्रैक्टिस आनी चाहिए, जिसको रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस होगी उसे क्लियर हो जाएगा। अमोनिया और वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। अब आप देख सकते हो ये बैलेंस नहीं है, सो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करने के भी कई तरीके होते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, वो मैं कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में। तब तक के लिए जैसे आप नॉर्मली बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस यू कैन डू इन दैट वे, ठीक है। बैलेंस कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा हुआ है स्लेग्ड लाइम का मास निकालना है कि कितनी रिक्वायर्ड होंगे सो दैट 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड डीकम्पोज हो सके, और बाकी सबका भी मास ही पूछा हुआ, यानी हमने सबका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 इंटू 17, क्योंकि 16 इसका और 1 इसका, तो 2 इंटू 17 हो गया, कितना आ गया, 74 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड के लिए 2 इंटू, क्योंकि आपके
यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज, ये ट्वाइस करना पड़ेगा आपको पूरे का। ऐसा ना हो कि खाली NH4Cl ले लो आप, यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स का ही आपको निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने बैलेंस किया इक्वेशन। 14 + 4 + 35.5, ये वैल्यू आ गई 107 ग्राम। अब कैल्शियम क्लोराइड 40 + 2 × 35.5, इसकी वैल्यू आई 111 ग्राम। ठीक, देन 2 × ये कितना होता है 17 एक्चुअली 14 + 3 17, 34 ग्राम। और ये 2 × 18 यानी कि 36 ग्राम। अब हमें सबका रिलेशन पता लग गया, बस एक एक करके सबका कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या क्या कहा हुआ है, 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितने स्लेग लैम्प के साथ रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 107 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 74 ग्राम से, तो 4 ग्राम कितने से करेगा। 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर डीकम्पोज्ड बाय, जिन दो का रिलेशन का आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन प्रोसीड करो। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और स्लेग लाइम था तो इन दोनों को खाली आपने कंसीडर किया है। बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कैसे करें, वो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, तो 107 ग्राम आपका रिएक्ट कर रहा है 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम। ठीक है, 4 ग्राम कितने से करेगा, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बिकॉज ये स्टेटमेंट्स एंड ऑल तो आप खुद कर सकते हैं। 4 ग्राम में आपका इस पर कैलकुलेट कैसे करोगे फिर, 74 डिवाइड बाय 107 × 4, ये आपकी वैल्यू आ गई 2.766 ग्राम। एक चीज कैलकुलेट हो गई। अब उसने कहा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं यानी तीनों का नेचुरली कैलकुलेट करना होगा। अब इसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, इनमें से किसी से भी आप कंपैरिजन जैसे हमने ये किया ना, किसी के साथ भी कर लेते हैं, बट जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है उसी के साथ करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसके साथ कर लें, गिवन आपको ये था 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, तो इसी का बेस बना के आपको तीनों मास कैलकुलेट करने हैं कि 107 ग्राम से 111 ग्राम CaCl2 बनते हैं, तो 4 ग्राम से कितने बनेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसके साथ कोरिलेट कर दें, क्योंकि आप इसका आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि इसके साथ कोरिलेट करके निकालें। आपको हमेशा ध्यान देना है जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग ही आपने निकालना है। ठीक है, तो ये आपने एक चीज निकाल लिया स्लेग लाइम वाला मास। देन सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स 111 ग्राम ऑफ CaCl2, 4 ग्राम कितना देगा, 111 डिवाइड बाय 107 × 4, 4.15 ग्राम। करेक्ट। अब इसी तरह से इन दोनों का भी निकालना है। तो सिमिलरली हमने कैलकुलेट कर लिया कि 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 34 ग्राम अमोनिया देता है। ये आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एक्चुअली लिखना तो पूरा ही चाहिए, राइट। सो 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स 34 ग्राम अमोनिया ऑन रिएक्शन विद स्लेग लाइम। 4 ग्राम कितना देगा, 34 बाय 107 × 4, कैलकुलेट करके आ गया 1.271 ग्राम। ऐसे ही हमने क्या कैलकुलेट किया वाटर के केस में भी, 107 ग्राम 36 ग्राम दे रहा है, तो 4 ग्राम कितना देगा, 36 बाय 107 × 4, वैल्यू आ गई 1.3458 ग्राम। क्लियर। अब ये आपने सारे जितने प्रोडक्ट्स थे सबका मास कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपने खुद से ट्राई करना है। 1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट dissolved in water was treated with excess of barium chloride। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वैलेंसी अगर बच्चे को नहीं पता होगी तो फॉर्मूला आप करेक्ट नहीं लिखोगे, आप न्यूमेरिकल प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या था उसके आगे, विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हेन 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट वर ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। अब इम्प्योर प्योर सैंपल की बात आ गई। यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है, सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की, प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट। क्लियर। ये आप ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि जो भी आप सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हो उसका मास डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 10 gram were diluted with water and piece of marble of 7 gram was placed in it। Clear। When all action had ceased, मतलब खत्म हो जाएगा, जितनी reactions हो रही हैं complete हो जाएंगी, then the marble was removed
washed, dried and was found to weigh 2.2 ग्राम। क्लियर? पहले रिएक्शन करवाई, H2SO4 और डाइल्यूट किया उसने, हमने उसको पहले डाइल्यूट किया और उसमें मार्बल का एक पीस डाला। जब कंप्लीट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो हमने उस मार्बल को रिमूव करके उसका वेट किया, क्योंकि नेचुरली एसिड और मार्बल रिएक्ट करेंगे आपस में, तो उसका वेट आया 2.2 ग्राम। आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है H2SO4 की, कितना वो रिएक्ट किया होगा मार्बल के साथ, उससे करस्पॉन्डिंग आपकी इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। दिस ऑल्सो यू हैव टू ट्राई एंड आई डिस्कस बोथ ऑफ दिस न्यूमेरिकल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम। ठीक है, जैसे स्लेक्ड लाइम, लाइम एक ही फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ 50,000 लीटर ऑफ वेल वाटर which has been found to contain 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर 10 लीटर। करना क्या है आपको, स्लेक्ड लाइम का अमाउंट निकालना है जिसकी की जरूरत पड़ेगी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, जो आपका हार्ड वाटर होता है उसमें से हार्डनेस हटाने के लिए। तो उसके लिए कितना दिया हुआ है, हार्डनेस रिमूव किसकी करनी है, 50,000 लीटर वाटर की। उसके लिए एक और चीज दी हुई है कि 1.62 ग्राम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर में। इसी को रिमूव करने को ही हम हार्डनेस रिमूव करना कह रहे हैं, राइट। तो 10 लीटर में से आपका 1.62 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 50,000 में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें वही रिमूव करना है। क्लियर? तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लीटर ऑफ वाटर कंटेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 1.62 ग्राम। अब यहां इसका भी फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। बाइकार्बोनेट आपका होता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है, इसका आपकी 2 वैलेंसी थी इसलिए यहां पे नीचे 2 आ गया। देन 50,000 लीटर ऑफ वाटर विल कंटेन CaHCO3 ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 1.62 डिवाइड बाय 10 इंटू 50,000। ये वैल्यू आपकी आ गई 8100 ग्राम। ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बताती जाती हूँ क्योंकि बिकॉज स्टिल स्टूडेंट्स लेसन में आ जाते हैं, इनफैक्ट प्लस 2 में भी चले जाते हैं, बट होता क्या है, बेसिक्स उनके क्लियर नहीं होते। दे डोंट नो हाउ टू राइट द फॉर्मूला, वैलेंसी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। बेसिक्स अगर आपके नहीं क्लियर होंगे आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई मैं हमेशा एम्फेसिस देती हूँ सो दैट कि आप अपना बेसिक्स क्लियर करें, राइट। तो ये आपने निकाल लिया 8100 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी को रिमूव करना है आपने, किसके थ्रू, जो लाइम वाली रिएक्शन होगी। तो अब हमें लिखना पड़ेगा यानी कि रिएक्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इट विल गिव, आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। जो हार्डनेस रिमूव करना होता है, बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये बच्चों ने हार्डनेस ऑफ वाटर टॉपिक पढ़ा होता है बट रिएक्शन नहीं पता होती कि परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है वाटर की। तो अगर वो क्लियर होगा तो नेचुरली आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू आनी थी कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मैंने बैलेंस करके रिएक्शन लिखी है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका लाइम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा। अब हमें पूछा हुआ था अमाउंट, तो इन दोनों का ये आप देख सकते हो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, और इसका मास भी निकाल लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास कितना आ जाएगा, 40 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 3 48, इसको ओवरऑल हमने ट्वाइस कर दिया यहीं पे। ये आपकी वैल्यू आ गई 162 ग्राम। ऐसे ही यहां हमने कैलकुलेट किया था अभी, जैसे पहले भी किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 ग्राम। तो 162 ग्राम आपका रिएक्ट कर रहा है 74 ग्राम लाइम से, तो नेचुरली 8100 ग्राम कितने से करेगा, ठीक है। 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर 74 ग्राम ऑफ स्लेक्ड लाइम। 8100 ग्राम कितना उसको जरूरत होगी, 74 बाय 162 इंटू 8100, वैल्यू आ गई 3700 ग्राम या फिर 3.7 kg। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड। अब आप यहां देख सकते हैं वॉल्यूम का रोल आ गया, इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। कितनी ऑक्सीजन की वॉल्यूम होगी जो कि जरूरत पड़ेगी सो दैट हम एसिटाइलिन गैस की कंप्लीट कंबशन करा सकें। कंप्लीट कंबशन किसी की भी होती है, किसी भी गैस की, तो हमेशा CO2 और वाटर बनता है। क्लियर? तो पहले रिएक्शन लिखते हैं। अब एसिटाइलिन आपका क्या है, C2H2, इसकी आप कंबशन करा रहे हो, बनेगा CO2 प्लस वाटर। अब हम इसे करते हैं बैलेंस, यहाँ ट्वाइस किया, यहाँ पे भी आपका
4 आ जाएगा, देन यहाँ 5 और यहाँ 2, बैलेंस हो गई। अब वॉल्यूम की बात हो रही तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसकी 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है इसकी 5 वॉल्यूम के साथ। हमने यही 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें इसी का निकालना है पहले कि आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछी हुई थी कितनी जरूरत पड़ेगी अगर आपको 200 मिलीलीटर ऑफ एसिटाइलिन को रिएक्ट करवाना हो। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमें निकालना कितने का है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को कितनी जरूरत पड़ेगी, 5/2 इंटू 200, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP। क्लियर, एट STP आपको पता है ना, लॉ के अकॉर्डिंग एट STP ही होता है, क्वेश्चन में भी हमेशा दिया ही होगा एट STP। ये निकल गया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। किसके करस्पॉन्डिंग करोगे अब यहाँ पे भी, इसके और इसके रिलेशन में, कि यानी कि अगर इसका 2 वॉल्यूम आप ले रहे हो तो वो 4 वॉल्यूम CO2 बनाता है। तो क्या लिखोगे, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन गिव्स 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीलीटर कितना देगा, 4/2 इंटू 200, यानी कि आपका आ गया ये 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वॉल्यूम रिलेशन वाला आपका एक तरह से उसका एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, मास का किया, मोल मास का किया, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं और आपको और देती हूँ, वो आप ट्राई कीजिए। देन वो सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एंड फर्दर हम स्टडी करेंगे आगे स्टोइक्योमेट्री के कुछ और न्यूमेरिकल्स। मैं न्यूमेरिकल्स पे बहुत एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि मेन पार्ट इसका यही है, इसी वजह से मैं काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, राइट। लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 milliliter of liquid carbon disulfide CS2 is burnt in oxygen. Find the volume of resulting gases measured at STP. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। क्लियर, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करते हुए कार्बन डाइसल्फाइड का क्या निकालना होगा, मास, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है और नेचुरली वॉल्यूम वाला आपका केस है, तो यानी आपका यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ भी लग सकता है और गे-लुसाक्स लॉ भी लग सकता है। ये मैंने जस्ट हिंट दिया है, आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम जहां जहां आपकी इंक्लूड हो रही होगी उसके रिगार्डिंग आप खुद से फिगर आउट कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ दी हुई है उसकी, वुड सफिस फॉर द एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH ऑब्टेन्ड बाय allowing 0.46 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम टू रिएक्ट विद वाटर। आपको वॉल्यूम निकालनी है HCl की जिसकी स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है NaOH के साथ होनी चाहिए, मतलब जिसमें कि 0.46 ग्राम मेटालिक सोडियम है तो रिएक्ट कर रहा होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस और जो पिछले आपके न्यूमेरिकल्स हैं, प्लीज ट्राई ऑल दीज न्यूमेरिकल्स एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट्स इट फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक और एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो भी हम स्टडी करेंगे। फिर जो और न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको क्लब करके करेंगे, ठीक है, यानी कि सारी चीज इंक्लूड हो जाएगी उसमें, मोल कॉन्सेप्ट भी, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, स्टोइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। How was the lecture today? Hope you have hit the like button. Share your views in the comment section below. Also share my videos to your family, friends, everyone to help others also. और मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें. Press the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content, right? So keep watching my channel. Thank you.